नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथेन के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एथिलीन। एथिलीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एथिलीन का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है C2H4। C2H4। अब इसका संरचना सूत्र देखते हैं कैसे ये इसका संरचना सूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं इसका संरचना सूत्र। इसकी संरचना सूत्र देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता है एथिलीन, बहुत सारे लोगों को पता होगा, दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है 4। मतलब ये किस फार्मूले का सेटिस्फाई कर रहा है, किसका करना है, CnH2n। कार्बन परमाणु कितने, 2, हाइड्रोजन परमाणु 4। तो ये कौन किसको मतलब सेटिस्फाई किसे कर रहा है, एथेन एल्केन को कर रहा है या एल्कीन को कर रहा है या एल्काइन को कर रहा है। हमने आपको जो आयुर्वेसी का जो सबसे लास्ट वीडियो बताया था उसमें आपको हमने क्या बताया था कि हम जहाँ से जैसे फार्मूले से डिसाइड कर देंगे वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा या डबल बॉन्ड लगेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था क्या, अगर CnH2n+2 है, अगर इस फार्मूले को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पे हम लगाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और वहीं अगर CnH2n-2 होता तो हम कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में। अगर CnH2n+2 होता तो हम लगाते कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर CnH2n होता तो हम लगाते डबल बॉन्ड। CnH2n-2 होता तो लगाते ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ कार्बन है 2, यहाँ पे रखा इस फार्मूले को सेटिस्फाई करें। मतलब हम क्या करेंगे, सीधा से यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में लगाएंगे डबल बॉन्ड। जैसा कि आप सारे लोगों को पता होगा कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या होती है 4। 2 पहले से लगी है, हमें लगाने 2 जैसे हाइड्रोजन परमाणु हम देंगे एकल बंध के द्वारा। वो एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, एक यहाँ लिख दिया, ऐसे भी मिल जाएगा। अब कैसे भी करके लगा सकते हैं। मतलब क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद हमें कार्बन की संख्या 4 पूरी करनी है तो हमें हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन देने ही पड़ेंगे। तो हमने 2 हाइड्रोजन दे दिए, ये हो गई इसकी संयुक्ता पूरी। तो इसका जो संरचना सूत्र हुआ ये हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। हमने इसका संरचना सूत्र पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसका अणुभार। ठीक, एथिलीन का अणुभार क्या होता है, अणुभार कैसे निकालते हैं। जितने भी परमाणु है, जितने भी कोई भी परमाणु जुड़ा है, हम सबका परमाणु भार लिखेंगे, जितने भी उसके मोड़ों की संख्या होगी उससे उसका हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, बस पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार हुआ 12। कार्बन के मोल कितने, 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, यहाँ पे हमने इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ये हमने जोड़ दिया, इसका गुणा कर दिया, 12 दूना 24 प्लस 4 इसको तो आया कर दिया। ये आ गया हमारा अणुभार। इसका होता है 28। एथिलीन का जो अणुसूत्र होता है इसे बोलते हैं अणुसूत्र। ये जो है C2H4, ये हो गया इसका अणुसूत्र। संरचना सूत्र हमने इधर डिस्कस कर लिया। क्या चाहे ऐसे बना दे चाहे ऐसे बना दे, कैसे भी करके आपको
आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अब ये उठा के नीचे लगा दिया, तो वो आपकी मर्जी कैसे भी लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, और आपकी मर्जी कैसे कहाँ भी हाइड्रोजन लगाए वो आप समझिए। फिर हमने अणुभार रिसेट कर लिया। अणुभार ये हुआ इसका, क्योंकि 2 कार्बन है तो एक कार्बन का परमाणु भार 12, तो 2 का हुआ 24, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 4 का हुआ 4, टोटल निकल गया 28। तो एथिलीन का सूत्र हमने डिस्कस कर लिया, संरचना सूत्र हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद अणुभार डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि एथिलीन प्राप्त कैसे करी जाती है। एथिलीन का कुछ प्राप्ति स्थान होता है, कहाँ पे मिलती है, क्या यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं प्राप्ति स्थान। ध्यान दीजिएगा, कि एथिलीन प्राप्त कहाँ होती है। एथिलीन जो होती है वो मेनली हम प्राप्त करते हैं कोल गैस में। कोल गैस कोल गैस में 6% तक एथिलीन होती है। कोल गैस में 6% तक एथिलीन होती है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि कोल गैस का जलाने के लिए उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोल गैस का उपयोग जलाने के लिए क्यों किया जाता है, उसके किस गुण के कारण कोल गैस का उपयोग जलाने के लिए होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका सीधा सा रीजन ये होता है, क्योंकि कोल गैस में एथिलीन 6% उपस्थित होती है, इसलिए कोल गैस का उपयोग जलाने के लिए करते हैं। हम मुख्यतः कोल गैस में ही एथिलीन प्राप्त करते हैं। अब हम प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रयोगशाला में हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम एथिल एल्कोहल को शांत संतुलित अम्ल के साथ, एथिल एल्कोहल सूत्र क्या हुआ, सूत्र हुआ हमारा एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, शांत सल्फ्यूरिक एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, टेम्परेचर हमारा क्या होगा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, गर्म कर दिया हमने, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होती है। अब एथिलीन कैसे प्राप्त होती है, वो 2-3 स्टेप्स में प्राप्त होती है, वो अभी हम स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले, क्योंकि हम धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, तो ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जब हम इस टेम्परेचर तक चले रहेंगे तब हमारी पूरी एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। तो हम पहले अभी एक बीच में क्रिया होती है, जब हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाते हैं। तो जब हमने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा दिया तो क्या हुआ, जो हमारा एथिल एल्कोहल है वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बचा क्या, C2H5 निकल गया, HSO4 निकल गया, एक H इसका और OH, ये मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे जल। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, C2H5, इसका एक H, HSO4 निकल गया, बचा एक H, ये दोनों H और OH मिलके बना दिए जल। अब क्या होगा, जब हम इसे थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 100 डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा,
140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट हमारा ये बन गया था। भाई 100 डिग्री पे तो हमने इनकी क्रिया करवाई थी, लेकिन अब जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्रिया किया और बनाया C2H4। अब जब हम आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो मेन रिएक्टेंट होगा वो होगा C2H5HSO4। देखते हैं आगे क्या होगा। C2H5HSO4, और जब ये इसे हम गर्म करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एथिल अल्कोहल भी साथ में चल रहा था आपका, तो क्या बनेगा बताइए। तो बनेगा हमारा, यहां से देखिएगा, ये C2H5 निकला, ये C2H5 निकला, बीच में बचा O, बाकी का HSO4 ये, और ये चीज मिला के बना लिए H2SO4 बना दिए। अब बाकी क्या बचा हम लिख लेते हैं। एक C2H5 बचा, पहले हमने पहला लिख लिया, फिर क्या बचा, फिर O बचा, हमने O लिख लिया, फिर क्या बचा C2H5 बचा। अब कोई इसका नाम बताएगा क्या होगा। एलकेसी में हमने डिस्कस किया था C2H5 और C2H5 दो हैं, डाई C2H5 एल्किल समूह में जाइए, एथिल ऑक्सी लगा ठीक है, डाई एथिल लिख देते हैं। डाई एथिल ईथर 140 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कि जब हम 160 से 170 तक जाएंगे, अब फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। अब हमारे पास क्या है, हमने भी यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उठाया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उठाया, और इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया 160 से 170 डिग्री तक। इस बार हमने किससे क्रिया कराया, इस बार हमने क्रिया कराया H2SO4 से। जब हम H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा। यहां से अब निकलेगी जो हमारा मेन प्रोडक्ट एथिलीन, और बाकी का H2SO4 फिर से बाहर। ये बन गई हमारी एथिलीन। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रयोगशाला में एथिलीन कैसे बनाएंगे आप, तो आपको ये तीनों स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए ऐसे करके, या आपने बीच वाला स्टेप गैप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको तीनों स्टेप साथ लेके चलना है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बर्नर है, यहाँ से आपने टेम्परेचर दिया तो 100 डिग्री यहाँ पे हुआ, 140 यहाँ पे हुआ, और 160-70 जो आपका मेन टेम्परेचर था वो यहाँ पे पहुंचेगा ना। वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई मान लीजिए ये यहाँ पे 140 है और ये है 100। अब आपने तीनों चीजें, दोनों चीजें एक में डाल के रख दी, किसी एक क्लास में रख दिया, क्या एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अब गर्म कर लें, 100 डिग्री पहुंचा तो वो एक उसका एक अलग गुण होता है कि 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ये बनेगा। जैसे क्या होता है 99 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी जो उबलता है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, भाप बन जाता है। तो सेम चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अलग रिएक्शन देगा, फिर 140 पे पहुंचेंगे तो अलग देगा, फिर जब 160-70 गर्म करेंगे तब आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा। तो ध्यान रखिएगा तीनों स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक लिख के निकल लेंगे, ऐसा नहीं है, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले आपको तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे। पहले आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिखना है, फिर 140 वाला लिखना है, फिर 160-70 पे लिखना है। वहाँ पे आपको पता है कि 160-70 तक गर्म करेंगे तभी बन पाएगा। अब अगली विधि देखते हैं कैसे बनाते हैं।
अगली विधि कैसे बनाएं? कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाइए, एथिल अल्कोहल से आप एथिलीन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पेपर फॉर्मेट बताता हूँ। कैसे प्राप्त करोगे क्या? एथिल अल्कोहल से एथिलीन। हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए सेम टू सेम ऐसे ही, ये बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन पूछ जाए। अब आपके पास एक स्टेप तो आपने पहले देख लिया कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करा जाता है, लेकिन वो 3 स्टेप का प्रोसेस, वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर प्रयोगशाला भी पूछ ली गई कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला भी लिखे, तो वहाँ पे आपको वो पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जो उसका थ्योरी हमने आपको बताया वो लिखना पड़ेगा। 140 पे 100 पे गर्म करेंगे ये होगा, 140 पे गर्म करेंगे ये होगा, 160-70 पे जाएंगे तब ये होगा। ठीक है, तो हम एक दूसरा देखते हैं कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। एक दूसरी विधि है क्या कि जब हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करा देते हैं किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब हमने एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करा दिया, यहां से निकाल दिया क्या H2O, किसकी उपस्थिति में? Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पे एक चीज काम करेगा क्या? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा वो आपका होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे कम होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। और आपको सबसे मेन चीज फोकस रखना है कि आपका उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक यूज करना है। अब आपने यहाँ पे H2O निकाल दिया, बचा क्या? वो OH निकाल दीजिए, यहाँ से एक निकाल दीजिए, बचा क्या? C2H4 प्राप्त होगा। एक स्टेप है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें आपको स्किप नहीं करनी है। गार्ड बांध लीजिए, आपको L2O3 स्किप नहीं करना है, आपको 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं स्किप करना है। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पूरे नंबर दिलाएगा एक लाइन में, लेकिन अगर आपने ये स्किप कर दिया तो पूरे नंबर चले नहीं जाएंगे। इसलिए आपको ये स्किप नहीं करना है। तो मान लिया हमने आप अभी डिस्कस कर ली 2 डिग्री, अब तीसरी भी डिस्कस करते हैं। तीसरी विधि क्या है? जब हम कराएंगे क्या, अभी हमने पढ़ा निर्जलीकरण। L2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम C2H5OH से निर्जलीकरण करवाएंगे तब हमें एथिलीन प्राप्त होगी। अभी हम पढ़ते हैं अपचयन, क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन का जब हम अपचयन करवाते हैं तब हमें प्राप्त होगी क्या? एथिलीन। अब एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? CH इधर ट्रिपल बॉन्ड और CH इधर C2H2। ठीक है, अब हम इसका कराएंगे क्या? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या? हमने इसमें जोड़ा किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? यहाँ पे निकिल होगा, Ni। टेम्परेचर कितना होगा हमारा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने इसका अपचयन कराया तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एथिलीन। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है क्या, एसिटिलीन से आप एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? कभी कभी वही जो हमने आपको दिखा था अभी, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से एथिलीन, या पूछ लिया एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आप इस पर्पज से याद रखेंगे। प्रयोगशाला भी पूछी जाती है तो आपको वो 3 स्टेप वाली विधि लिखनी है। लेकिन अगर पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे,
एसिटिलीन से एथिलीन, फिर आपने ये लिखनी है। अगर पूछा गया है एथिल अल्कोहल से आप कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन, तो आपने जो हमने सेकंड दूसरा जो बताया था वो आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी तो आप बड़ी वाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, तो इसलिए यही प्रेफर करिएगा लिखने में। कभी पूछा जाता है तब, वैसे चांसेस पूरे हैं कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं भौतिक गुण की तरफ। अभी हमने पढ़ लिया बनाने के लिए प्राप्ति स्थान, अब पढ़ते हैं भौतिक गुण कि क्या होते हैं एथिलीन के भौतिक गुण। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण एथिलीन की जो गंध होती है, वो इसकी जो गंध होती है होती है हल्की मीठी, हल्की मीठी गंध की गैस होती है। फिर क्या होती है, अभी आप इसे सूंघ लेंगे। हमने पहला जो इसका एक भौतिक गुण था, वो कुछ प्रमुख हम 2-3 भौतिक गुण डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, 2-3 है वही डिस्कस करेंगे। अगर इसे आपको सूंघा दिया जाए तो आप मूर्छित हो जाएंगे। सूंघने पर मूर्छा आ जाएगी। आप जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो एथिलीन सूंघने की कोशिश मत करिएगा कि ठीक है चलिए गंध मीठी होती सूंघ लेते हैं, नहीं ऐसा मत करिएगा। सूंघने पे आप मूर्छित हो सकते हैं। फिर क्या होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक पढ़ लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है इसका जो क्वथनांक होता है होता है माइनस का 104 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 माइनस का 104 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है माइनस का 169 डिग्री। गलनांक होता है माइनस का 169 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो थे कुछ भौतिक गुण जो हमने आपसे डिस्कस किए। क्या कि इसकी गंध क्या होती है? मीठी होती है। फिर सुनने पे मूर्छा आ जाती है। फिर क्वथनांक कितना होता है, फिर गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो इतने आई थिंक काफ़ी हैं आपके लिए, आपके सिलेबस के हिसाब से। आप थोड़े रासायनिक गुण पढ़ते हैं जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब कुछ रासायनिक गुण है वो हम देख लेते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। 1-2 जो 3-4 हैं वही देखेंगे। अब पहला जो रासायनिक गुण होता है, पहला क्या, जब हम इसे जलाएंगे, मतलब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो हम दहन करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाएंगे इसे, मतलब ये था C2H2, इसे हमने जला दिया। अब क्या प्राप्त होगा बताइए? प्राप्त होगा CO2 और प्राप्त होगा जल। क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। कोई रासायनिक क्रिया संतुलित कर सकता है? असंतुलित है ना। यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 3 है। यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है। कैसे संतुलित होंगे बताइए? देखिए संतुलित है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। एक तो हमने संतुलित कर लिया कार्बन परमाणु। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूनी 4, 1 हो गया 5। हाइड्रोजन कितना है?
4, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाया। कार्बन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 6, 6 हो गया। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन करवाया। अब देखो हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 6 ये हो गया। 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, संतुलित, कुछ नहीं है संतुलन में आराम से कर सकते हैं आप। तो हमने एक जो इसका गुणता रासायनिक वो हमने पढ़ लिया क्या कि जब हम एथिलीन का दहन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और हाँ ध्यान रखिएगा संतुलन करना ना भूलिएगा। क्या आपने ठीक है एथिलीन का क्रिया ऑक्सीजन से करवा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जल निकल गया, ठीक है छोड़ के चले जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको संतुलित भी करना है। कितने मोल होंगे उसके, कितने मोल होंगे उसके, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा। अब हम देखते हैं कुछ योगात्मक क्रियाएं। योगात्मक क्रियाएं इसके किसी साथ हम देखेंगे। पहला क्या, हाइड्रोजन के साथ कैसे ये योग करती है। पहला हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। पहला हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। अब जब हम हाइड्रोजन के साथ इसका योग करवाएंगे किसका, एथिलीन, C2 H4 का हमने क्रिया कराया H2 के साथ। थोड़ा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, जो हमने बताया था आपको, पहली चीज टेम्परेचर, दूसरा ऑक्सीजन। टेम्परेचर यहाँ पे आपको रखना है इतना, तो क्रैक आपका होगा, फिर निकल यहाँ पे वापस आएगा निकल, क्या बनेगा, बनेगा एथेन, C2H6 एथेन। जैसे वहाँ पे हमने आपको बताया था कि एसिटिलीन से कैसे प्राप्त होंगे एथिलीन, तो वैसे यहाँ भी क्वेश्चन एक बनता है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथेन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्रिया, हल्के में मत लीजिएगा, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कैसे संयुक्त होती है। हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम क्रिया किससे करवाएंगे, क्लोरीन। देखते क्या बनता है, क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे बनेगा, पहले तो हम देखते हैं दो क्लोरीन, कुछ नहीं है क्रिया में। यहाँ का सिंगल जो डबल बॉन्ड था वो हटाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पे लगाया, बस। अब क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन डाई क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। और अब फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम केवल वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी। आपको एग्जाम में जो चीज़ आने वाली है वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। यह क्रिया भी इम्पोर्टेंट है, यह क्रिया भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ अब हम देखते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या बनता है, इंपॉर्टेंट ये भी क्रिया रहेगा।
लिख पहले हमने लिख दिया एथिलीन, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिखो H2SO4। अब एक चीज पढ़ी होगी हमने, आयनीकरण। कोई भी जो यौगिक होता है वो कुछ आयनों से मिलकर बना होता है। सेम चीज जब ये यौगिक टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H+SO4 माइनस, या ठीक है आपको ऐसे मिल जाएगा SO4 माइनस, लेकिन हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं। हम लिखते हैं और फिर HSO4 माइनस, एक H ने संयोग कर लिया, एक इसका जो ऋणात्मक आयन था वो कम हो गया क्योंकि उसने धनात्मक आयन से संयोग कर लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था, ये ऐसे टूटता है 2H प्लस फिर SO4 माइनस माइनस, लेकिन हमने क्या किया, एक H इसका उठा के इसे दे दिया, एक H उठा के इसे दे दिया, ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन मिलके संयोग कर लिए, वहाँ पे उन्होंने यौगिक बनाया HSO4 माइनस। अभी एक H और दे देंगे, एक ये प्लस एक ये प्लस मिलके उदासीन हो जाएंगे, फिर H2SO4 बना देंगे, लेकिन हम इसे ऐसे तोड़ देंगे। फिर आप देखते हैं क्या क्रिया बनती है, अब हम लेके जाते हैं ये जो H था, ये वाला H यहाँ पे जुड़ेगा, फिर क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। ये H यहाँ पे जुड़ा, बाकी का उठा के हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये H प्लस था CH3 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी का हम कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। CH2 HSO4, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल 2 कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन SO4, जो अभी बना था कहाँ पे, जब हमने प्रयोगशाला पे पढ़ी थी वहाँ पे जो बना था वही है यहाँ पे। बाकी चीज़ें घूम घूम के मिलेंगी, ध्यान रखिएगा बस, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। अब अगले रासायनिक गुण की परिचय हमने पढ़ लिया, दहन और योगात्मक क्रियाएं। अब देखते हैं कुछ अगले एक दो जो रासायनिक गुण, फिर पढ़ेंगे उपयोग, फिर क्लोज करेंगे टॉपिक। अब हम अगला जो रासायनिक गुण है वो पढ़ेंगे ओजोन के साथ संयोग। ओजोन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, एथिलीन। ओजोन का फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन का O2 को ओजोन का O3। ओजोन का फार्मूला होता है O3, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बनाता है। ये अपने 2 स्टेप में, कोई भी स्टेप लिख के, अगर एक स्टेप भी लेके आएंगे तब सही रहेगा, कोई काट नहीं सकता, बट दोनों स्टेप हम पढ़ेंगे। हमने लिखा पहले क्या, एथिलीन पहले लिख दिया, फिर उसकी क्रिया हमने कराई ओजोन से। अब पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा एथिलीन ओजोनाइड। क्या बनेगा, एथिलीन ओजोनाइड। क्या नाम क्या, लेकिन अभी हमने बताया कि ये स्टेप, ये क्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है, तो हमने एक स्टेप तो डिस्कस कर लिया। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं, क्या
इसके हम करवाते हैं क्या क्या करवाएंगे बताइए? कराएंगे अच्छे हैं। हमने जोड़ दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो निकलेगा जल। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और निकाल दिया क्या? जल। अब बनेगा क्या? बनेगा HCHO। HCHO। अब संतुलित कर लेते हैं। क्या 4 है, 2 है, कार्बन 2 है, 2 है, हाइड्रोजन ये दो निकल गए तो बात नहीं। बचा क्या? बचा क्या? ये बचा हाइड्रोजन। हमारे पास 4 थे, यहाँ पे 2 है। कार्बन 2 थे, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे? 3 थे, यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते क्या होता है? 4 हो गया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 ये 3 ऑक्सीजन, संतुलित हो गए। अब SCHO का नाम क्या होता है? SHO का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका अल्पेसी में बताएगा? अल्पेसी क्या होता है? अल्पेसी होता है क्या? 1 कार्बन में जोड़ेंगे क्या? इसका लिखेंगे क्या? एल्केन का नाम पूरा लिखेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे L। तो बच्चों नल पीछे की चीज़ें रिवाइज करवाते हुए चलना है। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा आपको। अब हमने ओजोन के साथ इसका सहयोग पड़ गया। अब एक जो इसकी बहुत पूछ जाती है, बहुत क्या इसमें बहुत फेमस बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण जब एथिलीन की का बहुलकीकरण होता है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है? 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर कितना लगाते हैं? 1000 से 2000 atm। इन मोल जब हम लेते हैं एथिलीन के तो क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर पूछ लिया, बहुत ज़्यादा बहुलकीकरण। एथिलीन लिखते हैं, C2H4 के हमने ले लिए एनमोल ले लिया। अब क्या करवाए? इसको हमने टेम्परेचर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया हमने। प्रेशर कितना लगाया? 1000 से 2000 atm का। 1000 से 2000 atm का प्रेशर लगा दिया। टेम्परेचर हमने दिया 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बनेगा? ये बनेगा पॉलीथीन। ये फार्मूला है पॉलीथीन। इसे कहते हैं बहुलकीकरण। कभी कभी बहुलकीकरण भी पूछ लिया जाता है। बहुलकीकरण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अभिकर्मक के एक या एक से अधिक, वह अपक्रिया जिसमें किसी भी अभिकर्मक के एक या एक से अधिक, एक तो जुड़ नहीं पाएगा, एक से अधिक ही होंगे, एक से अधिक अणु जुड़कर कोई नया बड़ा अणु बनाता है। एक तो जुड़ा नहीं, एक से अधिक जुड़े, मतलब हमने N ले लिए थे यहाँ पे, ध्यान दीजिए N अणु, नंबर ऑफ मोल कितने? N। जब N मोल एथिलीन के जुड़े तब यहाँ पे पॉलीथीन बना। तो सेम चीज हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे? वह क्रिया जिसमें एक या अभिकर्मक के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर
एक नया बड़ा अणु बनाते हैं। बड़ा अणु यहाँ पे बनाए, उसे कहते हैं बहुलकीकरण, उसे कहते हैं बहुलकीकरण। और जो नया अणु बनता है उसे कहते हैं बहुलक। ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया जिसमें किसी भी अभिकर्मक के एक से अधिक अणु मिलकर एक नया अणु बनाते हैं, बड़ा एक नया बड़ा अणु बनाते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। और जो नया बड़ा अणु बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुलक। तो कभी कभी बहुलकीकरण की भी डिफिनेशन पूछ लिया थी कि बहुलकीकरण किसे कहते हैं। तो बहुलकीकरण की डिफिनेशन हमने आपको बता दी है, आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। तो हमने बहुलकीकरण पढ़ लिया। अब एक जो बाकी का एक लास्ट वाला हम पढ़ लेते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। अभी हमने योगात्मक पढ़ा था, अब पढ़ते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया अब क्या होगा? अब जब एथिलीन होता है, जब ये प्रतिस्थापन क्रिया देता है और टेम्परेचर कितना रखेंगे? 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, तो ये बनाएगा वाइनिल क्लोराइड। जब एथिलीन का क्लोरीन की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब क्लोरीन से इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड बनाता है और उसका भी हम बहुलकीकरण करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC। बस देखते हैं अब क्रिया देखते हैं। हमने क्रिया करवाई इसकी क्लोरीन से, टेम्परेचर हमने कितना रखा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहले हम क्या बनाएंगे? वाइनिल क्लोराइड। पहले हम क्या निकालेंगे? पहले यहाँ से हम माइनस करते हैं HCl। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर कर दिया, बचा क्या? लिख ले CH, एक H निकल ही गया, CH, फिर Cl हो नहीं गया, एक H इसका निकला, एक Cl इसका निकला, क्या होगा? HCl बाहर हो गया। अब बचा क्या? एक H बसा, CH, एक Cl जोड़ दिया, CHCl, CH2 CHCl, ये हो गया। ये ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड है, इसे कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। इसे कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। अब इसका हमने क्या बताया? पहले बनाएंगे वाइनिल क्लोराइड, प्रतिस्थापन क्रिया देगी, जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो ये प्रतिस्थापित करके वाइनिल क्लोराइड। अब इसका हम कराएंगे बहुलकीकरण। अब बहुलकीकरण करवाते हैं। बहुलकीकरण क्या होता है? किसी भी अणु के एक से अधिक अणु, इसके एक से अधिक अणु लेते हैं। इसके हमने एक से अधिक अणु ले लिए, मान लिया हमने N अणु ले लिया, हमने ले ली इसके N अणु ले लिए। अब बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? इसे वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। अब बनाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड CH2 हमने लिख दिया। अब क्या लिखना? बाकी का ये लिखना, हमने लिख दिया CHCl, इसके हमने N नोट दिया, CH2 CHCl, इसके हमने N नोट लिए थे। ये बहुलक बन गया, एक से अधिक अणु बनाएगा। मान लीजिए हमने N लिया था तो N बना दिया इसको, तो इसे कहते हैं क्या? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसे कहते हैं PVC पाइप आती है, एक उपयोग आपको बता दिया। अब कहीं नहीं आपको पॉलीवाइनिल क्लोराइड का सूत्र ऐसे लिखना मिल जाएगा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखते हैं, ऐसे मिल जाता है।
तो वो मर्जी आपकी, कैसे भी लेके चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ध्यान इसे देना है कि अगर इसका हम प्रतिस्थापन करवाएंगे, प्रतिस्थापन क्रिया देती है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। जरूरी आपको कंटेंट है, संरचना सूत्र आप कैसे भी लिखेंगे वो आपकी मर्जी है, कोई आपको काटने वाला नहीं है। अब पढ़ते हैं कुछ इसके उपयोग, क्या क्या उपयोग है इसके। रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए, मतलब परीक्षण आपके कोर्स में नहीं है तो परीक्षण हम पढ़ते नहीं, ठीक है, उपयोग सीधा पढ़ते हैं कि उपयोग क्या होते हैं इसके उपयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करते हैं। उपयोग क्या होते हैं? पहली चीज तो इसका मस्टर्ड गैस बनाने में उपयोग होता है। ये क्रिया इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस वाली देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, जब हम सल्फर मोनोक्लोराइड से इसका संयोग देख लेते हैं, लगे रहा था, याद आ गया तो बता दे रहे। सल्फर मोनोक्लोराइड पहले तो ये लिखते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 क्या बनाएगा क्या बनाएगा? मस्टर्ड गैस बनाएगा। ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं? CH2S CH2 और ये Cl चलेगा। ये यहाँ पे CH2 हो, एक ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया हमने, फिर क्या हुआ? CH2 का Cl से क्रिया करवा दिया, CH2 का क्रिया यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब बचा क्या? CH2 के साथ Cl जोड़ गया। अभी हम वहाँ पे एक CH2 और ले लेते हैं, 2 मोल लेते हैं और फिर इसे जोड़ते हैं। ये हो गया मस्टर्ड गैस। देखो मस्टर्ड गैस का फार्मूला होगा CH2S CH2 CH2Cl CH2Cl। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे हमने 2 मोल लिए थे। अब क्रिया संतुलित करना मत भूलिए। गैस यहाँ पे 2 हैं, एक ऐसी है एक ऐसे, Cl2 2 है, Cl2 2 है, CH2 2 ऊपर है, 2 CH2 ऊपर है, 2 CH2 नीचे है, 2 CH2 नीचे है, मतलब अब क्रिया हमारी संतुलित। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम उपयोग पढ़ने वाले थे। उपयोग क्या था? अब पहला उपयोग हमें मिलेगा मस्टर्ड गैस बनाने। मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन का उपयोग होता है। फिर अभी उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? पॉलीथीन बनाना। तो हमने 3 महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने 3 पढ़ लिए। क्या कि मस्टर्ड गैस बनाने में होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में, फिर अगला क्या? अगला होता है पॉलीथीन बनाने में, तीसरा क्या उपयोग है इसमें? PVC बनाने में। ये थे इसके उपयोग, ये हमने पढ़ लिए उपयोग। जो 3 महत्वपूर्ण उपयोग थे वो हमने पढ़ लिए। बाकी का टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एथिलीन। एथिलीन में हमने क्या पढ़ा? एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है, मतलब सूत्र हमने पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? एथिलीन का संरचना सूत्र पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसका अणुभार पढ़ा, अणुभार कितना होता है, अणुभार निकाल के दिखाया आपको कैसे अणुभार निकालते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? इसके कुछ भौतिक गुण थे, भौतिक गुण पढ़ा। उसके बाद प्राप्ति कैसे की जाती है, प्राप्ति हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ पे मिलती है। फिर
जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब जो हमें प्रयोगशाला मिली, प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं वहाँ पे हमने पढ़ा। वहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे नहीं, एथिल एल्कोहल से हम कैसे प्राप्त करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हमने आपको बताया था निर्जलीकरण के द्वारा L2O3 की उपस्थिति में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको एक अपचयन वाली एसिटिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये शायद एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमने फिर आपको रासायनिक गुण के बारे में बताया पहले बहुत, फिर रासायनिक गुण के बारे में हमने क्या पढ़ा, दहन करेंगे तो क्या होगा। फिर उसके बाद हमने उनकी सारी योगात्मक अभिक्रियाएँ पढ़ी। फिर प्रतिस्थापन पढ़ा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है तो क्या बनाता है। फिर हमने बहुलकीकरण पढ़ा, बहुलकीकरण में क्या बनता है, बहुलकीकरण में पॉलीथीन बनता है। उसके बाद हमने बहुलकीकरण की डिफिनीशन पढ़ी और फिर हमने उसी का तुरंत एग्जाम्पल पढ़ लिया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कुछ सारे उपयोग पढ़ लिए कि एथिलीन के उपयोग क्या क्या होते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण उपयोग पढ़े, क्या, पहला मस्टर्ड गैस बनाने में, दूसरा पॉलीथीन बनाने में और तीसरा क्या, पॉलीवाइनिल क्लोराइड में। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी, हमारे जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप हमारे पीछे वीडियो से होकर गुजरते रहिए, जहाँ पे हमने आपको अभी आपको SCHO बना के दिखाया था, वहाँ पे हमने आपको IUPAC पूछा था। तो IUPAC अगर आपको क्लियर करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको IUPAC के सारे चारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल सकते हैं। और अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।